हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एटम चैप्टर के अंदर जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ा था उसके इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तो इम्पैक्ट पैरामीटर में हमने ये देखा था कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो आपको ये बताता है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। अल्फा पार्टिकल किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से जब न्यूक्ली की साइड मूव करता है तो उस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव करने पर वो न्यूक्ली के पास आता जाता है। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना जो न्यूक्ली है उसकी एक्सिस से कितना है, उसके बेसिस पे उसका डिफ्लेक्शन और उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो अपना अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल वाला स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये अपना न्यूक्ली था, न्यूक्ली अराउंड अपना ये एटम था, दिस वाज एक्सेस। ठीक है, और इसके साथ अपना जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो अल्फा पार्टिकल किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आ रहा था, जिसका अपन ने जो डिस्टेंस लिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोल रहे थे, इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे थे। ठीक है, अब अपना जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल जब किसी स्पेसिफिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूक्ली की साइड आता है, इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेकर न्यूक्ली की साइड मूव करेगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो इसकी साइड आता है, ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अपन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई अपन ने जो गोल्ड फॉइल ली है उस गोल्ड फॉइल को लेने का रीजन ये है कि भाई जो गोल्ड है उसका जो एटम है, जो न्यूक्ली है, वो कैसा है, हैवी है। ठीक है, हैवी है तो क्या होता है कि ये अल्फा पार्टिकल को तो डिफ्लेक्ट कर सकता है लेकिन खुद डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए अपन ने क्या ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसकी पास की साइड आएगा, ठीक है, इसके पास आएगा, तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास आएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक्सिस पे ही आ रहा है लाइट, तो ये अल्फा पार्टिकल जब इसके पास आएगा तो क्या होगा कि भाई इसके पास तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे पास आएगा तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अपना जो न्यूक्ली है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अपन जानते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता है दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो जो डिस्टेंस है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अपना डिस्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्स भी कौन सा लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब ये हो गया कि भाई जैसे जैसे अपना अल्फा पार्टिकल अपने न्यूक्ली के पास आता जाएगा वैसे वैसे अपना जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो न्यूक्ली है ये अल्फा पार्टिकल को अपने से अवे पुश करेगा, दूर धकेलेगा। ठीक है, तो किसी काइनेटिक एनर्जी से इसकी साइड आ रहा है तो जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ड्यू टू रिपल्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी रिड्यूस होगी। हम ये जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है टोटल वो क्या होती है, वो तो टोटल कंजर्व होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर रिड्यूस होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, इसके अंदर इंक्रीज होने लगेगी। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल अपना पास आता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने लगेगी अल्फा पार्टिकल की, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करने लगेगी, वो इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, अच्छा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अपन ले रहे हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये कूलॉम लॉ से ले रहे हैं, तो कूलॉम लॉ के अंदर तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई अपने पास पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन कूलॉम लॉ से इसके फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपन इस न्यूक्ली को भी और इस अल्फा पार्टिकल को भी, दोनों को क्या मान के चल रहे हैं, इन दोनों को अपन पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या है ये पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग में कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो हिट करता है गोल्ड फॉइल को जाके, ठीक है, न्यूक्ली को जाके, तो यहाँ जो कोलिजन हो रहा है उस कोलिजन को अपन ये मान के चलते हैं कि वो कोलिजन कैसा कोलिजन है, वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोसेस होगी, यहाँ जो सारी कंप्लीट कोलिजन होगा उसके अंदर भी एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल पास जाता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती गई, तो कोई एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके आया, पास आया, आता गया, तो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसके पास अब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके बिल्कुल पास जितना जा सकता था उतना पास पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा और पास नहीं जा सकता, है ना। तो ये किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। ये अपन ने हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल सेंड किया था, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जिस डिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गई वो डिस्टेंस है जो कोई भी अल्फा पार्टिकल रख सकता है, मिनिमम डिस्टेंस है जो कोई भी अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से रख सकता है। मतलब जितना पास वो पहुंच सकता था अल्फा पार्टिकल के, उतना पास वो जा चुका है। दैट मीन दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसको अपन फाइंड कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, यही ट्रीट होता है एज साइज ऑफ न्यूक्ली, ठीक है। तो वो अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कहाँ आके कन्वर्ट हुआ, इस R0 डिस्टेंस पे। तो ये R0 डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। अब देखो अपन को पता है कि भाई जब इनिशियली चला उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल के पास, उसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइंड कर सकता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पास आता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी चार्ज है। चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक फील्ड रखता है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके अलावा अपने अराउंड पोटेंशियल भी रखता है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है Q/R, है ना, पढ़ा है अपन ने पहले पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो क्या होगा कि ये पोटेंशियल की वजह से या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि भाई धीरे धीरे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो किसी भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस R0 पे इसके पास क्या होगा कि कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी एट R0 डिस्टेंस R0 डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी में निकालूं तो PE Q1Q2/R, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। Q1 क्या है, ZE, Q2 क्या है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल के ऊपर, और अपोन में डिस्टेंस कितना है, R0। ये हो जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा कि भाई ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हाफ mv² जो है दैट इज इक्वल टू kZe/2E/R0। ये होगा, R0 फाइंड करना है मुझे। तो R0 क्या हो जाएगा, kZe/2E/12 mv²। दैट मीन्स जो R0 है वो क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा 2ZE² k is 1/4πε0 एंड हाफ mv²। तो अगर मुझे Z गोल्ड फॉइल का पता है, मुझे E पता ही है मेरे को, है ना, पाई की वैल्यू पता है, नोन है, FL0 की वैल्यू नोन है, मास अल्फा पार्टिकल का मुझे नोन है, और अगर मुझे वेलोसिटी और पता चल जाए अल्फा पार्टिकल की तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यही क्या होगा, ऑलमोस्ट साइज ऑफ न्यूक्ली होगा, ठीक है। अच्छा, जो नील्स बोर का मैंने मॉडल पढ़ा है ना, तो नील बोर के मॉडल के अंदर अपन बोल रहे थे कि भाई जो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर ड्रॉबैक्स थे वो उसने क्या किए, वो इसने दूर किए, है ना, वो सही किए उसने।
उसमें से एक अपना स्पेक्ट्रल लाइंस वाला था कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिल रही हैं, है ना, इस एनर्जी स्पेक्ट्रम में। जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस अपन को मिली थी वो उनका ओरिजिन क्या है ना। एक्चुअली में क्या उन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताना तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, है ना। सबसे पहले बामर ने उनको ऑब्टेन कर लिया था, लेकिन सबसे पहले उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया रेडबर्ग ने, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो रेडबर्ग फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट टॉपिक, द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको अपन समझ सकते हैं किससे, रेडबर्ग फॉर्मूला से, है ना। देखो अपन ने ये देखा, थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा भी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर लूँ मैं, ना, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में होंगे तो अगर अपन मान लो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी लेंगे, ठीक है। एनर्जी लेंगे कोई भी h-nu, ठीक है। और h-nu एनर्जी जब लेंगे तो क्या करेंगे वो कि वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, मतलब इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट मूव करेंगे। जब इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट जाएंगे तो उनको पता है कि भाई जितनी एनर्जी ली वो जिन ऑर्बिट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल है ना, वो उस ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस के इक्वल है तो फर्स्ट से सेकंड में हो जाएगा, थर्ड और फर्स्ट के डिफरेंस के इक्वल है तो फर्स्ट से थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो है वो उसको तो अपन ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और एनर्जी लेके जहाँ चला गया दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। एनर्जी ले ली उसने, एक्साइटेड हो गया, है ना, तो वो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। और जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या करता है कि वहाँ तो ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकता, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुक सकता है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। और इतने टाइम रुकने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस नीचे आता है ग्राउंड स्टेट में। जब वो नीचे आता है तो क्या करता है, उसका इमिशन ट्रांजिशन होता है, और इमिशन ट्रांजिशन वो क्या करता है कि कोई एक एनर्जी का फोटोन वहाँ से रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो वहाँ से रिलीज हुई वो अपन को स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, एनर्जी स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में मिल जाती हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। अब वो जो वहाँ से मिलेंगी अपन को एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वो किस तरह मिलेंगी, है ना, उसको अपन फाइंड कर सकते हैं बोर के थर्ड पोस्टुलेट के थ्रू। और वहाँ से अपन जो फॉर्मूला निकालेंगे दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि भाई थर्ड पोस्टुलेट बोलता है कि h-nu विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब अगर लेगा h-nu एनर्जी तो E1 से E2 में चला जाएगा, ठीक है, डिफरेंस के इक्वल। और मान लो E2 से E1 में वापस आएगा तो भी जो फोटोन रिलीज होगा वो h-nu उसी फ्रिक्वेंसी का होगा, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का होगा, ठीक है। ऐसी बात है। अब अपन जानते हैं कि भाई जो एनर्जी होती है इन ऑर्बिट, क्या फॉर्मूला है उसका, अगर सेकंड के लिए मैं निकालूं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, 2k² π² E4m अपॉन n² h²। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, है ना, चेक कर सकते हैं अपन, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने कल ही निकाला था, 2k² π² E4m अपॉन n² एंड h², ठीक है। ये फॉर्मूला था मेरे पास एनर्जी का। अब देखो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला था, इस एनर्जी के फॉर्मूला के अंदर ये E2 सेकेंड के लिए निकाल रहा हूँ तो जो n है वो भी क्या हो जाएगा, सेकेंड अपना लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं n, तो ये मैंने किसके लिए निकाला, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाल दिया, ठीक है। n2 मतलब जिसके अंदर गया वो एक्साइटेड स्टेट, ऐसे मान लो कि भाई एक्साइटेड स्टेट मान लो इसको, है ना, सेकेंड ऑर्बिट ना बोल के। तो ऐसे मान लो कि फर्स्ट तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले था, सेकेंड वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए निकालूं, फर्स्ट वाली जो स्टेट हो गई वो कौन सी क्या हो गई, वो ग्राउंड स्टेट हो गई, है ना। तो ग्राउंड स्टेट के लिए E1 देखो, k तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, ओनली नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, और वो s तो कांस्टेंट है ही, ठीक है।
तो मुझे पता है कि अगर मैं बोर के थर्ड पोस्टुलेट का यूज करूं, सो एच न्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। अच्छा, जो एनर्जी होती थी नेगेटिव थी, बाइंडिंग एनर्जी थी, ठीक है। तो क्या आएगा ये माइनस का 2k² π² E4m अपॉन n2² एंड h² है ना। देन माइनस प्लस हो जाएगा 2k² π² E4m अपॉन क्या हो जाएगा n1² एंड h², ठीक है। सो एच न्यू एस सी अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ, न्यू एस सी अपॉन लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है 2k² π² E4m अपॉन h², ये तो कॉमन है, क्या बचेगा 1/n1² है ना, और माइनस का क्या बचेगा 1/n2², ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो मैं 1/λ अगर फाइंड करूँ, 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर। लास्ट ईयर वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर अपन ने वेव नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस आर कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। 1/λ से अपन उसको डिनोट करते हैं। तो कितनी वेव मिलेंगी बाहर मेरे को, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी, वो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, उनका वेवलेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ लैम्बडा के थ्रू, है ना। इन्वर्स कर दूंगा तो लैम्बडा मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 2k² π² E4m है ना, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा CH3, और ये बचेगा 1/n1² माइनस का n2², ठीक है। अब देखो k भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है। इन सब को सॉल्व करने पे एक और कांस्टेंट आता है जिसको अपन r से डिनोट करते हैं, और ये जो r है इसको अपन बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ जो 1/λ है दैट इज वेव नंबर, है ना, तो वो निकाल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इधर से, ठीक है। और लैम्बडा तो वेवलेंथ हो जाएगी, और आर क्या हो गया अपना रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 1/912 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, या फिर 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये अपन यूज़ करते हैं जनरली, सीधा सीधा 1/912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की, सॉरी 1/λ की वेव नंबर की, वो फाइंड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला के थ्रू ही जो अपन को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम में, उनको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और वो अपन यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सी सीरीज मेरे को स्पेक्ट्रल लाइंस में मिली है। देखो लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए ही बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें वेरियस सीरीज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपन को दी हैं, ठीक है, और उनका एक्सप्लोरेशन अपन देखते हैं वो कैसे मिलती हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में सबसे पहले जो बात की थी, वो बात की थी किसने, वो बात की थी बामर ने, ठीक है। बामर ने बात इसलिए की थी क्योंकि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऑब्टेन की ना बामर ने सबसे पहले, वो एक्चुअली में विजिबल रीजन में लाई करती थी। विजिबल रीजन भाई अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है केमिस्ट्री में, लास्ट ईयर पढ़ा है ना। तो उस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि भाई वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक वेव, है ना, इधर गामा है ना, गामा रे, उससे पहले एक्सरे, वो अपन ने शो की थी उसी एम स्पेक्ट्रम पे। तो बीच में कहीं यहाँ कलर भी शो करते थे उसमें, है ना, करते थे ना। यूवी आ गया यहाँ, यूवी से नीचे यहाँ वायलेट है, ब्लू है, ठीक है। यहाँ इंफ्रारेड आता था, यहाँ रेड आता था, रेड से लेके और ब्लू तक, रेड से लेके वायलेट तक सारे कलर इसी ईएम स्पेक्ट्रम में आते हैं,
ठीक है, वो अपन को दिखते हैं, इसीलिए ये जो पोर्शन था ईएम स्पेक्ट्रम का, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते थे, विजिबल रीजन बोलते थे, है ना। उसकी एक फिक्स वेवलेंथ और फिक्स फ्रिक्वेंसी होती थी, है ना। बाकी सारा जो रीजन है वो उनको दिखता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बाकी सारा जो रीजन है, बाकी सारी जो एनर्जीज है वो इनविजिबल है हमारे लिए, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे, इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, विजिबल रीजन, वो इनविजिबल रीजन हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि भाई बामर को जो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखी, है ना, वहाँ से जो एनर्जी दिखी वो क्या है, दिख गई, इसीलिए तो विजिबल रीजन में है ना, मतलब वो लाइट थी, विजिबल रीजन वाली लाइट थी, तो वो उसको वहाँ से दिख गई, ठीक है। अच्छा, उसको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली ना, वो विजिबल रीजन की स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, उसको इसने बोला कि फर्स्ट वाली को एच अल्फा, सेकेंड वाली को एच बीटा, देन एच गामा, एच डेल्टा और सो ऑन, जैसे आगे उसको नाम देता चला गया, ठीक है। ये सारे दिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, जैसे एच अल्फा जो है उसका कलर रेड हो गया, है ना, एच बीटा है ग्रीन कलर का था, ठीक है। ऐसी जो एच गामा थी ब्लू कलर की थी, एच डेल्टा थी वायलेट कलर की थी। तो इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस उसको मिली थी। एक्चुअली में क्या है, ये ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो उसने एक ब्लैक स्क्रीन पे ली थी, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे उसको दिख गई थी ये सब, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये बाबर ने दी तो थी, है ना, बाबर ने इनको ऑब्जर्व तो कर लिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन बाबर के पास नहीं था, है ना, क्योंकि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं 1900 में, जो अपन ने पढ़े डुअल नेचर के अंदर भी, उससे पहले ही बामर ने इनको ऑब्टेन कर लिया था, ठीक है। लेकिन बामर के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, वो एक्सप्लेनेशन दिया गया किसके बेसिस पे, रेडबर्ग फॉर्मूला के बेसिस पे, है ना। एक्सप्लेनेशन उसके बेसिस पे आया, वो एक्सप्लेनेशन आ गया, उसके बाद और भी सीरीज उसके अंदर आ गई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं, ये जो बामर को मिली, है ना, ये बामर की सीरीज का अगर अपन एक तरीके से फोटोग्राफिक व्यू देखें, फोटोग्राफिक व्यू देखें, कुछ इस तरह की लाइंस उसको मिली थी। बामर की सीरीज में क्या है, अपन जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो डिस्टेंस है ना स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में, वो रिड्यूस होता जाता है ना। उनकी इंटेंसिटी, थिकनेस भी क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। कुछ इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस उसको मिली थी, ठीक है, इस तरह की लाइंस मिली थी। फर्स्ट वाली उसको क्या बोल रहे हैं, एच अल्फा, सेकेंड वाली को एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, और इसी सीरीज में आगे और बोलते जाएंगे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, देन वायलेट है, ठीक है। तो इस तरह के कलर्स उसको मिले थे, ठीक है। जो फर्स्ट वाली थी उसकी जो वेवलेंथ थी वो 6563 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। सेकेंड वाली जो मिली उसकी 4861 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। जो उसको थर्ड वाली मिली उसकी जो वेवलेंथ थी वो 4340 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। ऐसे फोर्थ वाली जो मिली वो 4102 एंगस्ट्रॉम है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की ये उसको स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से वो जो उसको स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हैं उसका मैं फोटोग्राफ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह उसको स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, ठीक है। अब ये जो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्टेन किया है। भाई इनिशियल तो बामर ने कर लिया, वो जो दिख गई वो तो कर ली बामर ने, जो नहीं दिखी, जो यूवी रीजन में थी या जो इंफ्रारेड रीजन में थी, ठीक है, उनको अदर साइंटिस्ट ने लिया, ठीक है। तो इसी में जो सबसे पहली जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई उनको ऑब्जर्व किया लाइमन ने, तो उनको बोला गया क्या, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन ने जिन स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्टेन किया था वो यूवी रीजन में लाई करती थी, है ना। तो यूवी रीजन में लाई करती थी, तो इसको तो नहीं दिखी बामर को क्योंकि यूवी रीजन में है, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है कि बामर ने बताया, रेडबर्ग फॉर्मूला के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी आउटर ऑर्बिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, फर्स्ट से
एनी आउटर ऑर्बिट के अंदर, और फिर वहां से जब वापस आएगा तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रल लाइंस अपन को मिलेंगी वो लाइमन की सीरीज होगी। ठीक है, इसके अंदर जो मिनिमम है वो 912 एंगस्ट्रॉम की मिली और जो मैक्सिमम मिली वो 1216 एंगस्ट्रॉम की, है ना, वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस इस लाइमन को यहाँ से मिली थी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ये कब है, ये तब है जब कहाँ जा रहे हैं अपन, बिल्कुल इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है उससे कहाँ जा रहे हैं, किसी भी आउटर ऑर्बिट में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो n1 की वैल्यू है वो तो क्या हो गई, 1 हो गई, और n2 तो क्या हो गया, किसी में चला जाए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जो भी है किसी भी आउटर ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है, वहाँ से जब वापस आएगा तब रिलीज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस अपन जानते हैं भाई 1/λ इक्वल टू क्या था, r 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। दैट मीन्स जो 1/λ है वो क्या हो जाएगा, r 1/n1 इज 1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। अब n की वैल्यू तो 2, 3, 4 सो ऑन, जिसमें भी जा रहा है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए थ्रू रेडवर्क। तो यहीं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके देखो 1 पुट कर दूंगा मैं फर्स्ट से सेकंड में। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम, और इनफाइनाइट के लिए करूँगा तो मुझे मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलेगी और वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी। पता है अपन को दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इन्वर्स होती है, वेवलेंथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, है ना। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल्स का, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ मिली हैं वो वैल्यूज़ मैं यहाँ से ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड जो सीरीज है वो बामर सीरीज है। बामर सीरीज मैंने बता दिया कहाँ मिल रही है, विजिबल रीजन में मिल रही है। ठीक है, बामर सीरीज में देखो कि भाई जो मैक्सिमम है वो क्या है, ये रहा 6563 है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ जो इसकी मिलती है वो 3646 मिलती है, 3646 एंगस्ट्रॉम की मिलती है ना। ये 3646 एंगस्ट्रॉम से लेके और ये हो गया अपना 6563 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, लाई किस में करेगी, ये विजिबल रीजन में लाई करेगी। ठीक है, इसमें क्या बताया कि भाई बामर की जो सीरीज है मेरे को तब मिल रही है जब वो सेकंड से वो किसी और आउटर ऑर्बिट में चली जाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनका E2 - E1 में निकालूं तो जो मेरे पास न्यू आएगा, h न्यू आएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किस में लाई करेगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगा। वो मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ, मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि भाई एक सेकंड से थर्ड के लिए निकाल लो, थर्ड सेकंड से फोर्थ के लिए, सेकंड से थर्ड के लिए निकाल लो तो E3 - E1, तो वहाँ से h न्यू आ जाएगा मेरे पास। तो उसका जो न्यू होगा वो किस में लाई करेगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है, तो बामर सीरीज मेरे को हमेशा कहाँ मिलती है, वो मेरे को मिलती है विजिबल रीजन में। अब यहाँ पे जो n1 की वैल्यू है वो तो क्या है, 2 है। n1 की वैल्यू 2 है तो 1/λ क्या हो जाएगा, r 1/2 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 1/, सेकेंड तो n ही हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 4, 5 जो भी है, सो ऑन, जितना भी है वहाँ तक ऑर्बिट जितना एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सीरीज आई वो सीरीज थी पास्चन सीरीज। ठीक है, थर्ड जो सीरीज है दैट इज पास्चन सीरीज, है ना। अब पास्चन सीरीज जो है वो मेरे को मिलती है कहाँ, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। इसके अलावा देखो ये बताया गया कि भाई जब n1 इक्वल टू थर्ड से n2 इक्वल टू किसी भी आउटर ऑर्बिट है ना, n के अंदर अपना जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ से वापस आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मेरे को मिलेंगी वो किस में लाई करेंगी, वो पास्चन सीरीज में लाई करेंगी। अब जो मेरे को मिल रही हैं ये सारी लाइन्स किस में मिल रही हैं, इंफ्रारेड रीजन में मिल रही हैं। तो अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ और वहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को कहाँ मिलेगी, वो मेरे को उसी इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेगी। ठीक है, यहाँ जो मेरे को मिनिमम मिली वो 8120 एंगस्ट्रॉम और मैक्सिमम जो मिली 18751 एंगस्ट्रॉम मिली। ठीक है, तो n1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, फॉर्मूला निकालूँ 1/λ इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n की वैल्यू 4, 5, 6
एंड सो ऑन, जहाँ तक हो सकती है। ठीक है, पास्टन सीरीज के बाद जो मुझे नेक्स्ट सीरीज मिली वो नेक्स्ट सीरीज मिली ब्रैकेट सीरीज, है ना। ब्रैकेट सीरीज के बाद जो नेक्स्ट मिली वो मिली फुंड सीरीज। ऐसे ही ये अपना फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, नेक्स्ट जो मिल रही है मुझे क्या मिल रही है, ब्रैकेट सीरीज मिल रही है। ब्रैकेट सीरीज ये भी इंफ्रा में लाई करेगी, इंफ्रारेड में। ठीक है, n1 इक्वल टू फोर्थ से n2 इक्वल टू n, किसी में भी जाएगा आउट ऑर्बिट में, तो मेरे को क्या मिलेगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो किस में लाई करेंगी, वो ब्रैकेट रीजन में लाई करेंगी। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज में लाई करेंगी। तो 1/λ क्या हो जाएगा, r 1/4 का स्क्वायर एंड 1/n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज मिली वो फुंड सीरीज। अच्छा, ये जो है ना बाद वाली ब्रैकेट या फुंड, ये क्या इमेजनरी है ना, ये बस थ्योरेटिकल बेसिस पे बनाई गई हैं कि ये मिल जाएंगी इधर से इधर आएगा तो। ठीक है, तो इमेजनरी सीरीज है ये, तो ये भी इंफ्रा में लाई करेगी, है ना। वो इंफ्रा में कैसे लाई करेगी वो तो अपन न्यू निकाल के पता कर सकते हैं किस रीजन में लाई करेगी, फ्रिक्वेंसी निकाल के। ठीक है, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 5, n2 की वैल्यू n हो जाएगी, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा r 1/5 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू अपनी 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये मुझे H एटम के अंदर मिल सकती हैं। ठीक है, सो दीज आर माय लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिल्टबर्ग फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे को जो लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी वो मैंने बताया था वो मिनिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, जब मैं n2 की वैल्यू क्या रखूँगा, इनफाइनाइट रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रही है वेवलेंथ, तो ये मेरे को मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगी, ये इनफाइनाइट पे। ठीक है, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ मिलेगी, जब टू पुट कर दूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह रिडबर्ग ने क्या किया है, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनको डिस्क्राइब किया है। एक डायग्राम के थ्रू मैं इनके ट्रांजिशन को शो कर सकता हूँ, है ना। देखो ठीक है, तो देखो भाई स्पेक्ट्रल लाइन तो तब मिलेंगे जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इमिशन ट्रांजिशन तो तभी होगा। सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में या सेवन से फर्स्ट में, तभी तो आएगा जब फर्स्ट से गया होगा, है ना, इन लेवल्स के अंदर। तो यहाँ जो मुझे ये सीरीज़ मिली ये अपनी कौन सी हो गई, लाइवन सीरीज हो गई। ठीक है, ये n = 1, n = 2, n = ये 3 हो गया, = 4 हो गया, ये n = 5 हो गया, n = 6 हो क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड से सेकंड में आ जाए, फोर्थ से सेकंड में आ जाए, फिफ्थ से सेकंड में आ जाए, सिक्स से सेकंड में आ जाए, ये 7 से सेकंड में आ जाए। तो ये जो मुझे सारी सीरीज मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, सारी लाइन्स मिलेंगी स्पेक्ट्रम वो किस में मिलेंगी, वो बामर सीरीज के अंदर मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये फोर्थ से थर्ड में आ जाए, फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स से थर्ड में, सेवन से थर्ड में। ठीक है, तो मुझे जहाँ सीरीज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो पास्टन सीरीज मिलेगी। ठीक है, फोर्थ में आए तो जो सीरीज मिलेगी वो ब्रैकेट सीरीज मिलेगी, है ना। या फिर सिक्स में आएंगी, फिफ्थ में आएंगी तो कौन सी सीरीज मिलेगी मेरे को फुंड सीरीज में यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसके लिए जो डिफरेंट सीरीज है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट टॉपिक सारे खत्म हो गए, कोई एक टॉपिक बचा होगा, उसको अपन उसके साथ कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।